हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड पढ़ेंगे और हेनरी लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तो जब सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर है? तो नेचर ऑफ सॉल्यूट and nature of solvent, temperature and pressure। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में हमने कल एक क्वेश्चन देखा था लास्ट लेक्चर में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर मेकिंग सॉल्यूशन, वो लिखना है। यदि आपको शॉर्ट में लिखना है तो याद रखना लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर सॉल्यूट हो गए वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट हो गए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गए। लेकिन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो याद रखना है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की हम बात करते हैं ना, तो टेम्परेचर को जब सॉलिड को हम डिसॉल्व करते हैं ना तो इफेक्ट करता है। अब किस तरह करेगा? वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक। यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो उसके लिए इफेक्ट अलग होगी, और एंडोथर्मिक होगा तो इसके लिए इफेक्ट अलग होगी। क्या इफेक्ट होगी वो देखते हैं। तो देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंज। मतलब यदि हम सॉलिड को लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर इफेक्ट करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन, क्या इफेक्ट करेगा? डिपेंड करेगा डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो देखो, ये डिसोल्यूशन प्रोसेस है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स किया, क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। सो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? हीट कंज्यूम होगी, हीट एक्ट एज ए रिएक्टेंट, हीट एक्ट एज ए रिएक्टेंट, हीट कंज्यूम होगी। अब देखो, यदि एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है और हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा। यदि इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब हो जाएगा तो सिस्टम क्या ट्राई करेगा? जिससे डिस्टर्बेंस हुआ है उसकी इफेक्ट हो सके उतनी नलीफाई हो। तो सिस्टम क्या करेगा? ट्राइज टू डिक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर कब डिक्रीज होगा? यदि हीट कंज्यूम होगी, और हीट कौन से डायरेक्शन में कंज्यूम होती है? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन होती है मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए याद रखना सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। यदि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, यदि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, तो हीट एक्ट एज अ प्रोडक्ट। तो देखो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट में क्या बनता है? सॉल्यूशन प्लस हीट। हीट इवॉल्व होगी एज ए प्रोडक्ट। तो यदि ये रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यदि ये रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल सिस्टम ट्राइज टू डिक्रीज द टेम्परेचर। ये जो इंक्रीज टेम्परेचर उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए ट्राई करेगा। टेम्परेचर कब डिक्रीज होगा? हीट कंज्यूम होगी। तो यहां पे देखो, हीट कौन से बैकवर्ड रिएक्शन में कंज्यूम होती है? तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यदि सॉल्यूट को जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं और जब सॉल्यूशन बनाते हैं, यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, वो याद रख लेना। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी आपको ट्विस्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइक समझोगे NH4Cl या KNO3 को सॉल्यूशन जब बनाते हैं, हम NH4Cl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन है ना वो ठंडा हो जाता है। तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी का क्या चेंज होगा? तो देखो NH4Cl और KNO3 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। अब ठंडा हो जाता है मतलब क्या हुआ? हीट कंज्यूम हो गई। हीट कंज्यूम हो गई मतलब वो कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब भी आप कोई सॉल्यूशन बनाओ और वो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, मतलब तो हीट कंज्यूम हो गई, मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंड ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो जब NH4Cl या KNO3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनने के टाइम पे कूल हो जाता है, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना तो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, हीट गेन कर लेता है, हीट सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो वो रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी क्या चेंज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से? तो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्यों सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, क्यों हीट पकड़ लेता है? क्योंकि वहां पे हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है मतलब वो कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रेशर। देखो सॉल्यूट है ना, वो सॉल्यूट कैसा है? सॉलिड है। लिक्विड सॉल्वेंट कौन सा है? लिक्विड है। तो जो सॉल्यूट है ना वो सॉलिड है, तो यहां पे क्या प्रेशर की इफेक्ट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट है ना वो कौन सा है? सॉलिड है। सॉलिड पे प्रेशर की इफेक्ट नहीं होती है कि नॉन कंप्रेसिबल है सॉलिड। लिक्विड में भी प्रेशर की इफेक्ट नहीं होगी, कंप्रेस नहीं कर सकते। तो यदि सॉल्यूट को हम लिक्विड सॉल्यूट में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर की बहुत इफेक्ट नहीं होगी। तो प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तो एक क्वेश्चन है ना वो नॉर्मली एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह नहीं होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। आपको एक क्वेश्चन SQ MCQ में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इसे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड पॉइंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर इफेक्ट नहीं करता है, याद रखना। तो एक SQ MCQ बन जाता है इनमें से। दूसरा बनता है पोलर सॉलिड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉलिड डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, वो याद रखना। थर्ड वन कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहां से इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना टेम्परेचर वाला पॉइंट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। जब भी आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड आ जाए ना तब कोल्ड ड्रिंक्स याद कर लेना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड आ जाए तो आप क्या याद कर लो? कोल्ड ड्रिंक्स याद कर लो। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है तो देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो परमानेंट गैसेस है लाइक H2, O2, N2, हीलियम। तो परमानेंट गैसेस लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस एंड हीलियम आर एक्सेट्रा डिसॉल्व इन वाटर टू ए स्मॉल एक्सटेंट। तो जो परमानेंट गैसेस है लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस, वो वाटर में उसका डिसॉल्व बहुत कम होता है। Whereas the temporary gases, easily liquidified gases, जो गैस इजिली लिक्विडिफाइड हो जाता है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है लाइक अमोनिया, HCl, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर हाईली सॉल्यूबल इन H2O। जो इजिली लिक्विडिफाइड गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो इजीली लिक्विडिफाइड गैस है। ऐसी गैसेस लाइक अमोनिया, HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो ए पॉइंट है ना वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है इसके बारे में।
लेकिन मैंने डिस्कशन कर लिया। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब याद करो, अब कोल्ड ड्रिंक्स में टेम्परेचर की क्या इफेक्ट होती है। अब शॉप पे गए, कोल्ड ड्रिंक्स लेना है आपको, तो आप कौन सा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं? चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे या मतलब फ्रीजर में रखा हुआ, रेफ्रिजरेटर में रखा है वो कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, या बाहर वो रखा हुआ है वो कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे? यदि बाहर जो रखा है वो कोल्ड ड्रिंक्स आप पिएंगे तो क्या होगा? आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, सोडा पी रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप वो शरबत पी रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है कि यदि टेम्परेचर हाई होता है ना, तो उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत लो होती है, बहुत कम होती है। तो चिल्ड होता है तो इसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो याद रखना, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility of a gas decreases, तो याद रखना solubility of a gas decreases with increase in temperature। तो याद रखना solubility of a gas decreases with increase in temperature। दो तरीके में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो कि ये ब्लू कलर है ना, वो गैसियस पार्टिकल है और वो सॉल्वेंट है। तो यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ये जो सॉलिड पार्टिकल है गैस के, वो क्या करेगा? इसमें मॉलिक्यूलर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, मोमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और वो लिक्विड के सरफेस छोड़ के चला जाएगा बाहर, एस्केप हो जाएगा। तो वो एस्केप हो जाएगा यहां से, मतलब सॉलिबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ गैस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एस्केपिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा, तो यहां से सरफेस को एस्केप करके चला जाएगा। तो सॉल्यूशन में गैस पार्टिकल नहीं रहेंगे, बाहर चले जाएंगे, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखते हैं। चलो अब यहां पे आ जाओ। यदि जब भी हम गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो जब भी हम गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो याद रखना, जब भी हम गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनते हैं वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। जब आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती है या एंडोथर्मिक भी हो सकती है। लेकिन जब गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके, जब गैसियस सॉल्यूट को हम लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं, वो रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो हम देखो इसमें क्या होगा, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा? यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है? यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देखो इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, सिस्टम ट्राइज टू डिक्रीज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम करने के लिए सिस्टम ट्राई करेगा तो हीट कंज्यूम हो उस डायरेक्शन। हीट कौन से डायरेक्शन में कंज्यूम होगी? रिवर्स रिएक्शन में होगी। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द बैकवर्ड रिएक्शन, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीजेस। तो याद रखना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो दो पॉइंट्स हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होगा तो एस्केपिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो प्रेशर। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब कोल्ड ड्रिंक्स में बात कर लो। अब सोडा मेकर होता है ना, होम सोडा मेकर। यदि हमको सोडा मेकर में यदि हमको जो सोडा बनानी है वो स्ट्रॉन्ग सोडा बनानी है तो हम क्या करते हैं? हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जितना प्रेशर ज्यादा होता है उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो याद रखना, इफ प्रेशर इंक्रीजेस
द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेस। कैसे होता है वो देख लो। यहां पे लोअर पार्ट में सॉल्यूशन बनाता हूं, तो ये है सॉल्यूशन जिसमें गैसियस पार्टिकल है। और ये पिस्टन है। और ये भी गैसियस है ओवर द सरफेस। ये सॉल्यूशन है और यहां पे है गैसियस पार्टिकल ओवर द लिक्विड सरफेस। यदि मैं यहां पे अब देखो ये चेंज करता हूं, यदि मैं यहां पे ये पिस्टन को नीचे ले जाऊंगा, गैस को कंप्रेस करूंगा, यदि मैं पिस्टन नीचे ले जाऊंगा तो क्या होगा? एक गैस कंप्रेस हो जाएगी, तो एक गैस तो देखो ये लिक्विड में जो ब्लू दिख रहे हैं ना वो सॉल्यूशन है, मतलब लिक्विड में गैस है, और ये जो दिख रहे हैं ना वो गैस है, फ्री गैस है, मतलब गैस स्टेट में वेपर फेस में है अबाउट द लिक्विड, ये लिक्विड फेस में है। जब मैं पिस्टन को नीचे ले जाता हूं, गैस को कंप्रेस करता हूं, तो पिस्टन नीचे जाएगा, गैस कंप्रेस होगी, तो देखो यहां पे जो वेपर स्टेट में जो गैस है ना वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो इंटरएक्ट करेगी इंटर सरफेस के ना उसके साथ रिएक्ट करेगी और डिसॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। इन दिस मेथड the gas is compressed over the liquid under the high pressure. The gas is compressed over the liquid under the high pressure. Hence, the solubility increases. Therefore, solubility of gas क्या होगा? Increase होगा। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। Factors affecting the solubility of a gas in a liquid. Factors affecting the solubility of gas in a liquid. तो फर्स्ट पॉइंट 1, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। दूसरे में याद रखना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो क्यों एमसीक्यू में सिर्फ इतने पॉइंट याद है। तब गैसियस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्यूट में डिसॉल्व कर दे तो कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं डिस्कशन कर लेता हूं, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस, बोर्ड के एग्जाम में आने में चांसेस बहुत कम। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में कवर नहीं है। तो जो इजीली लिक्विडिफाइड गैस है, मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, वो वाटर में हाईली सॉल्युबल है। लेकिन जो परमानेंट गैसेस है लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, अल्कोहल में ज्यादा होती है। टेम्परेचर के बारे में याद रखना, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेस। प्रेशर में याद रखना, इफ प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्वेंट इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? तो याद रखना सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड सॉल्वेंट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, याद रखना। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड सॉल्वेंट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हेनरी लॉ, ये सब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ये आपको लिख लिख के अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो हेनरी लॉ। हेनरी लॉ किसके बारे में? पिस्टन, इसमें एक गैसियस पार्टिकल है।
चलो, तो हेनरी लो किसके बारे में डिस्कशन करता है? तो हेनरी फर्स्ट एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने क्वांटिटेटिव रिलेशन किया बिटवीन द प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे जो गैस है ना उसके प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए सॉल्वेंट, ए सॉल्वेंट में जो गैस डिसॉल्व हुआ उसकी सॉल्युटिबिलिटी के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया। तो याद रखना, हेनरी इज द फर्स्ट साइंटिस्ट विच गिव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन pressure and solubility of a gas in a liquid solvent। तो देखो हम बोलते हैं ना solubility of a gas in a liquid solvent, कौन कौन से फैक्टर है? 3 फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर और प्रेशर। हेनरी ने किसके बारे में बात की? सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के बारे में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हेनरी ने किसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन शो किया? तो प्रेशर एंड solubility of a gas in a liquid solvent। तो उसने एक लॉ दिया दैट इज नोन एज रिलेशन दिया, वो रिलेशन को हम बोलते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, द solubility of a gas in a liquid, ये जो लिक्विड है ना इसमें गैस की solubility, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas। यहाँ पे जो गैस है ना इसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो क्या बोले? बोलो, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबाउ द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। तो ये लिक्विड है, यहाँ सॉल्यूशन के जो ऊपर की जो सरफेस है वहां पे जो गैस है ना उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। देखो क्या है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, ए लिक्विड में कितना गैस सॉल्युबल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पे लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैस है उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो हम कैसे बोल सकते हैं लॉ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबाउट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन। तो याद रह जाएगा। फिर से एक बार देख लो क्या है कि यहां पे जो हमने लिक्विड में गैस सॉल्युबल किया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये जो सॉल्यूशन ये लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो गैस है ना उसके जो पार्शियल प्रेशर होता है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी टाइम पे डाल्टन नामक एक साइंटिस्ट था। तो डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने भी इंडिपेंडेंटली अपने आप, ऐसा नहीं कि हेनरी के साथ मिलके, तो उसी टाइम पे डाल्टन नामक एक साइंटिस्ट था, उसने इंडिपेंडेंटली कंक्लूड किया कि जिसने उसे ऐसा बताया था, उसने बताया कि हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए हम मोल फ्रैक्शन वर्ड यूज करते। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस के लिए हम क्या वर्ड यूज कर ले? मोल फ्रैक्शन। मतलब देखो सॉल्युबिलिटी ना वो कॉन्सेंट्रेशन को हम सॉल्युबिलिटी है ना वो कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे हैं, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, फॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन, अब परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, परसेंटेज V/V, ppm, इनमें से हम मोल फ्रैक्शन याद करो। 11th में इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट Ksp था, इसमें हमने सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किया था मोलारिटी में, और यहां पे बताया कि यदि सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज रिप्रेजेंटेड एज एक्सप्रेस एज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो इफ वी यूज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सॉल्यूशन एज ए मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करें? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो क्या होगा? द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस के बदले क्या बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो देखो क्या हो गया? it can be said that the mole fraction of gas, the solubility of gas के बदले क्या बोल लो? mole fraction of gas in a solution is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution। एक ही चीज लिखी हुई है, बहुत इजी है, बस सेम चीज लिख के है। देखो फिर से एक बार देखते हैं किसके बीच में रिलेशन किया। ये प्रेशर होता है और यहाँ पे क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, इसके बीच में रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड और सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। लेकिन ये गैस कहाँ पे होनी चाहिए?
ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। यदि हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बदले क्या बोल दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ स्टेट दैट, अब देखो ओवर द सॉल्यूशन के बदले में यहां पे क्या यूज कर लिया वर्ड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज। तो देखो ये लिक्विड फेज है और यहां पे कौन सा है, वेपर फेज। तो वेपर फेज मतलब गैस ही हो गया। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन द लिक्विड सॉल्यूशन। तो याद रखना क्या बोलो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in the solution. The partial pressure of the gas P is proportional to the mole fraction of gas in the solution. P is proportional to X. The partial pressure of the gas is proportional to the mole fraction of gas. यदि हमको proportional अच्छा नहीं लगता है, यदि हमको proportional नहीं लेना है तो हम क्या लेते हैं, इक्वल। यदि हमको प्रोपोर्शनल नहीं लेना है तो हम क्या लेंगे, इक्वल ले लेंगे। इक्वल ले लेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या ऐड करते हैं, KH, वेयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH इज नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। वेयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH इज नोन एज हेनरी लॉ कांस्टेंट। बोलो यहां तक किसी को डाउट है? बहुत सिंपल तरीका है, एक ही चीज लिख की है। ओके, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। गैस लिखना है तो लिख दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक लिक्विड में होगा और एक वेपर फेज में होगा, याद रखना। देखो उसको हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। यदि हम उसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं तो y एक्सिस पे क्या लेना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, x एक्सिस पे क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। If we draw a graph between the partial pressure of the gas against the mole fraction of gas in solution at a given temperature. So if we draw a graph between the partial pressure of gas against the mole fraction of the solution at a given temperature, then a straight line obtain. Straight line भी कैसी होगी, C की वैल्यू क्या है, 0, तो passing through the origin. If we draw a graph between the partial pressure of gas against the mole fraction of the gas in the solution at a given temperature, then a straight line is obtained passing through the origin. और जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, KH जितना होगा। स्लोप क्या होगा, KH जितना होगा। वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस के लिए, डिफरेंट द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। तो डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू जो होगी ना वो डिफरेंट होगी। तो देखो डिफरेंट गैसेस है वो डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर सेम है फिर भी डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब सेम ही टेम्परेचर पे, अभी जितना टेम्परेचर है उतने ही टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस के लिए KH की वैल्यू, नाइट्रोजन गैस के लिए KH की वैल्यू, हाइड्रोजन गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होगी। उससे हमको क्या समझ में आता है, KH इज ए फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। तो यहां से SQ पूछ सकते हैं, याद रखना KH इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। KH गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो बोल देना कि फॉर ए different gas the value of KH is different, so we can say that KH is a function of nature of gas. If temperature increases value of KH increases, याद रखना। यदि टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो KH की वैल्यू इंक्रीज होगी। देखो मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं 6, 1 multiply by 6, 2 multiply by 3, 3 multiply by 2, 6 multiply by 1। देखो यदि मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और KH की वैल्यू में इंक्रीज करूंगा, यदि मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो KH की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो जैसे जैसे KH की वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब KH की वैल्यू इंक्रीज होती है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो देखो एट ए कांस्टेंट प्रेशर, मतलब पर्टिकुलर प्रेशर पे आप देख लो तो प्रेशर के हम पर्टिकुलर, तो KH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी और मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज है। तो हायर द वैल्यू ऑफ KH एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर प्रेशर,
यदि पर्टिकुलर प्रेशर पे KH की वैल्यू यदि इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, याद रखना। ऐसा समझ में आ रहा है ना? देखो मैंने प्रेशर फिक्स कर दिया, पर्टिकुलर प्रेशर, यदि KH की वैल्यू इंक्रीज होगी, देखो 1 से 2 होती है, 2 से 3 होती है, 3 से 6, तो KH की वैल्यू इंक्रीज होती है ना, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो KH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या रखना, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीजेस। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water। तो वार्म वाटर के कंपैरिजन में कोल्ड वाटर में एक्वेटिक स्पीसीज है ना वो कंफर्टेबल है। क्यों? यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा वार्म वाटर में तो वहां पे KH की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वार्म वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज वेरी लो, मतलब कंपेयर टू वार्म वाटर कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो वो अच्छा रहेगा उसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ओके, तो हेनरी लॉ इतनी तरह अच्छी तरह कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेनरी लॉ की एप्लीकेशन देखेंगे, तो हम क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन हेनरी लॉ।